जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के भौगोलिक संरचना में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है उत्तर के महान विशालकाय हिमालय पर्वत। उसे हमने पढ़ा, उसे हमने जाना। आज के क्लास में हम लोग उत्तर के मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ इतिहास के पन्ने जो है टटोल लेते हैं और समझते हैं कि आखिर मैदानी क्षेत्र है तो इसका क्या क्या चीज़ को रिलेट करेगा, कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े होंगे और अधिकतर किन किन जगहों पर आप सेम कंडीशंस पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी सभ्यता का जन्म कहाँ होता है। किसी भी सभ्यता का जन्म सदैव नदियों के तट पर हुआ है। उसका कारण है पानी, क्योंकि उस समय पानी का जो मुख्य स्रोत यानी मीठे जल का मुख्य स्रोत अगर कुछ था तो वो था नदी। आज तमाम सबमर्सिबल्स हो गए हैं और टुल्लू पंप्स तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मगर तब ऐसा नहीं था। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग नदियों के तट पर बसते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। फिर चाहे आप देख लीजिए आपके जो भी सभ्यताएं अभी तक हुई हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे हुआ। तो इस तरीके से नदियों के किनारे ही जो है कोई आबादी बसती है। और क्यों बसती है? क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। अब वो ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं? रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पानी, ये चीज़ें, और सुरक्षा। मैदानी क्षेत्रों में सुरक्षा के जो पैमाने हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप मान सकते हैं कि हाँ भाई उतना डेंजर नहीं है जितना कि पहाड़ी इलाकों में है। घर बनाना भी कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में आसान होता है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो ज़मीन होती है वो सपाट होती है। जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं प्लेन है, एकदम सपाट है मैदान, ना ऊबड़ खाबड़ नहीं ज़्यादा। तो ऐसे में घर निर्माण करना यानी कि मकान बनाना भी आसान हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि पहाड़ों पर बैलेंस नहीं बन पाता तो वो लोग किसी तरीके से बनाते हैं, वो लकड़ी के बनाते हैं। ज़मीन देखते हैं जहाँ से थोड़ा बहुत समतल मिले छोटा मकान बना लेंगे। बट मैदानी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, आप किसी भी प्रकार का आकार दे लेते हैं क्योंकि वो बैलेंस कर लेता है, क्योंकि ज़मीन जिसका फाउंडेशन है वो सपाट है। तो आज हम लोग उत्तर के विशाल मैदान पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो यही आ जाता है कि मैदानी क्षेत्र में क्या कारण है कि ये मैदानी क्षेत्र है, इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसकी विशेषता यही है कि ये नदियों से भरा हुआ है। नदियों से ये भरा हुआ है। अब जैसे कि भारत के उत्तर में आप देखेंगे, भारत के उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है और वहीं दक्षिण में आपका यानी कि ये जो हिस्सा है आपका ये पठारी क्षेत्र है। ठीक, पठारी क्षेत्र है। और ऊपर का हिस्सा आपका जो ये हिस्सा है ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि हिमालय का जो श्रृंखला है वो हिस्सा। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये है भारत के उत्तर का मैदानी क्षेत्र। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आबादी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आबादी भी पाई जाती है। अब ये हम समझेंगे कि ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से पहले तो हम समझें कि ये मैदानी क्षेत्र कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती हैं और किन नदियों की सहायता से यहाँ हरियाली जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को अपडेट कर रहे हैं, तो सपोर्ट मिल रहा है। और भारत की इतनी बड़ी आबादी को कहीं न कहीं अन्न देने का अगर कोई भंडार है तो वो है उत्तर का विशाल मैदान। इसे भारत का भंडार घर भी कह सकते हैं। ये आपका गोदाम है जहाँ पे तमाम चीज़ें हम यहाँ पैदा करते हैं और पूरे भारत में सप्लाई होती है। तो ये आपका अन्न भंडार है। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि आपके हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं आपका वेस्टर्न साइड का, यानी इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। आपका हो गया एक वेस्टर्न, ये हो गया आपका सेंट्रल और ये हो गया आपका ईस्टर्न। तो वेस्ट,
और सेंट्रल और ईस्टर्न, यानी कि एक हो गया आपका पश्चिम का मैदानी क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र और पूर्व का मैदानी क्षेत्र। तो पहले हम देखते हैं कि पश्चिम के मैदानी क्षेत्र में वो कौन कौन सी नदियां हैं जो सहायता करती हैं। वो है 5 नदियां, जिनमें से प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है, यानी कि इंडस नदी जो है आपका, जो कि जम्मू कश्मीर आपके हिमालय क्षेत्र से ओरिजिनेट करती है। ये सिंधु नदी आपके लिए लाभकारी होते हैं और ये नदियाँ, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं रवि, चेनाब, झेलम, बीस, यानी कि ये जो 5 नदियाँ हैं, इन्हीं 5 नदियों से 5 नदियाँ जिस राज्य से होकर गुजर रही हूँ, उस नदी के नाम, उसी के नाम से नाम रखा गया पंजाब। पन का अर्थ 5 हो गया और आब का अर्थ होता है पानी, यानी कि वो राज्य, वो स्थान है जहाँ से 5 नदियाँ बहती हों। तो वैसे तो अब पंजाब का बाकी हिस्सा, अधिकतर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, मगर पंजाब हमारे पास जो है वो भी लगातार जो है कृषि के क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन किए हुए है। वहाँ के किसानों ने बहुत मेहनत की है, अपने आप को अपडेट किया और टेक्नोलॉजी की सहायता से वो लगातार कृषि में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो 5 नदियों से होकर यहाँ पर आपका पंजाब का क्षेत्र जो है वो हरित क्रांति लाया हुआ है। तो सबसे मुख्य यहाँ पर कौन सा है? सिंधु नदी। इसकी जो बाकी 4 सहायक नदियाँ हैं जो वो इसको सपोर्ट करती हैं, और जिसके कारण आपका वेस्ट का जो हिस्सा है वो हरा भरा रहता है, यानी कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो सिंधु नदी की सहायक नदियों और स्वयं उसके माध्यम से पूरा होता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कि पंजाब का हिस्सा ये हो गया। अब आते हैं यहाँ का हिस्सा, यानी कि हरियाणा का हिस्सा हो गया, दिल्ली का हिस्सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा। वहाँ तक के हिस्से जो हैं वो आपके मध्य मैदानी क्षेत्र में आते हैं। भारत के मध्य जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें प्रमुख नदी जो है वो है आपकी गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा के और भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, उसके साथ में जो हैं गंगा, यमुना, आपके घाघरा, तमाम ऐसी नदियाँ हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो इनकी सहायता से यहाँ का जो क्षेत्र है वो पानी से हमेशा लबालब होता है, पानी की कोई कमी नहीं होती। इसके बाद आते हैं ईस्टर्न साइड में आपके तिब्बत से होकर आने वाली, भारत में एकमात्र पुल्लिंग नाम से अगर कोई नदी है, बाकी सब स्त्रीलिंग में हैं। आप सिंधु, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, केवल एकमात्र है पुल्लिंग अगर है तो वो है ब्रह्मपुत्र। ये नदी जो है ये आपके असम के क्षेत्र को लेते हुए ये जो है आपका ईस्टर्न स्टेट को कवर करता है। अब ये नदियाँ तो भैया दक्षिण में भी है नदी, तो यहाँ की नदियाँ ऐसा क्या काम कर रही हैं कि जो दक्षिण की नदियाँ नहीं कर पा रही हैं? कुछ तो बात होगी ना। नदियाँ तो पूरे भारत में है, नीचे भी है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, है ना। मगर इन नदियों में और इन नदियों में क्या फ़र्क है? आइए अब वो चीज़ समझते हैं। पहले ये नदियाँ जो हैं ये हिमालय के चोटियों से अपना रास्ता बनाते हुए, ठीक ना, अपना रास्ता बनाते हुए ये नीचे आती हैं बहते हुए, और अपने साथ जो इनके कंकड़ होते हैं, जो चट्टान होते हैं, वो टूटते, बिखरते, घिसते, वो सारी चीज़ें वो मिट्टी का रूप लेकर इस तरफ बहती हैं वो, ठीक है। और ये जो मिट्टी होता है ये अपने साथ लगातार कई जगह से होकर गुजरे होते हैं और इतने महीन हो जाते हैं, वो बारीक हो जाते हैं कि वो जो है बहुत ही, उसमें उर्वरक शक्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उस मिट्टी में उर्वरक शक्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इट्स अ हाईली फर्टाइल सॉइल। अगर कोई सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षमता अगर किसी मिट्टी में है तो वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। ये जल से बना हुआ है और जल के माध्यम से बना है, तो कहीं ना कहीं ये नदियाँ लगातार बहती रहती हैं और ये मिट्टी लगातार आती रहती है। ये मिट्टी जो है इन नदियों के माध्यम से लगातार आती रहती है। इसीलिए जब बाढ़ आती है
बरसात होती है जब, और ये नदियाँ उफान मारती हैं और नदियों के कारण ये मिट्टी जो है वापस खेतों पर आ जाती हैं बाढ़ के माध्यम से। तो लगातार जो खेतों की ऊपरी परत है वो हमेशा इस नई मिट्टी से कवर्ड होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना जो कहते हैं ना मेकअप, एक तरह से खेतों का मेकअप, ये प्राकृतिक मेकअप है। तो जलोढ़ मिट्टी लगातार जो है इन पर्वत श्रृंखलाओं से जो नदियाँ बहती हैं अपने साथ लेकर आती हैं, और वो सबसे फर्टाइल सॉइल है जलोढ़। और इसमें इसे जो एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, इसके माध्यम से होता क्या है कि ये जो पूरी आपकी जो उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र हैं, फिर वो चाहे ब्रह्मपुत्र के ही क्यों ना हो और गंगा और सिंधु के ही क्यों ना हो, अपने साथ स्लोप में रहते हैं। तो शुरुआत में तो ये स्लोप में रहते हैं, जहाँ तक ये पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमाद्री, याद होगा आप लोगों को कि हमने हिमालय रेंजेस में तीन पैरेलल लाइंस बताई थी जो कि पर्वतों की होती है। सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, और इन्हीं सब से होकर गुजरती हैं ये नदियाँ। और जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये नदियाँ क्या करती हैं, जब तक ऊपर से पानी आता है तो कंकड़ गिट्टी लुढ़कते लुढ़कते नीचे आते हैं, मगर जैसे ही वो एक स्थिर, जब तक स्लोप है तब तक तो वो गिर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मगर जब वो सीधे सपाट मैदान पे आते हैं तो केवल जो बारीक मिट्टी होती है वो इस नदी के साथ में, धाराओं के साथ में आगे बहते हैं। तो वो शुरू कहाँ से होता है, जैसे उत्तराखंड का हरिद्वार, ये मैदानी क्षेत्र का आपके सेंट्रल साइड में आने के लिए जो क्षेत्र है वहाँ का, उसका समझ लीजिए वो द्वार है, वहाँ से मैदानी क्षेत्र स्टार्ट करते हैं और हरिद्वार से ये गंगा जो अपना रूप लेकर आगे बढ़ती हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है आपका कितना एरिया कवर कर रहा है, वो लगभग कवर कर रहा है 2400 किलोमीटर। ये जो पूरा क्षेत्र कवर करता है ये 2400 किलोमीटर का ये क्षेत्र कवर करता है। आप देख सकते हैं कि आप पंजाब से लेकर आप असम के क्षेत्र तक पूरा कवर करते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में आपको जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र कहलाए जाते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई वेरी करता है, थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि लगभग 240 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के इर्द गिर्द 320 किलोमीटर के रेंज में इसकी चौड़ाई चलती है। यानी कि जैसे समझ लीजिए ये 240 किलोमीटर हुआ तो ये यहाँ आने के बाद ये 220 हुआ, फिर कम होते चले गए। ये अपने क्षेत्र में वैरी करते हैं, बट एक अप्रॉक्सीमेट एक औसतन जो लिया गया है वो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है, और जो पूरा क्षेत्र कवर करता है वो लगभग 2400 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। अब सोचिए, जहाँ पानी मिलता हो, जहाँ की मिट्टी अच्छी हो, जहाँ मैदान सपाट हो, ठीक है, तो भैया वहाँ पर खेती करना तो अच्छा है ना, मिट्टी भी अच्छी है तो सबसे ज़्यादा खेती भी वहाँ होगी। जब खेती ज़्यादा अच्छी होगी तो वहाँ भोजन, वहाँ फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो वहाँ रहने के लिए सुविधाएं भी अच्छी मिल पाएंगी। भैया वहाँ रहना है तो यहाँ का जो आपका इलाका है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत के आपके इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, इजी लिविंग है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल बहुत टेंशन वाला नहीं है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों पे अचानक में बादल फट गए, बारिश होने लगी, ढलान है, लैंडस्लाइड हो रहा है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। लैंडस्लाइड का कोई टेंशन नहीं है। बरसात में बाढ़ आने की ही कुछ समस्या होती है, जो कि उसके लिए भी जगह जगह पे बांध बनाए गए हैं, रोकने के लिए प्रयास जारी रहता है। तो ये जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होता है, बट कृषि के आधार पर भारत की रीढ़ जो है वो कृषि है। और कृषि की रीढ़ की अगर कोई बात की जाए कि वो कौन सा हिस्सा है, तो वो आपका उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र है, जो भारत के इतने बड़े पॉपुलेशन को भोजन या अन्न प्रदान करते हैं। तो भारत का भंडार आप उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र को कह सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। पहला है उत्तर में आपको मिल रहे हैं उत्तर आपके हिमालय रेंज, फिर आपको मिल रहा है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अब अगला जो है हमारा वो है दक्षिण का पठार। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में
पढ़ेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये मैदानी क्षेत्र के बारे में जानकारी कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई मन में कोई बात हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।